Hello, girls. Hope you all are doing well. Today, we are going to start our new chapter. The name of this chapter is Circular Flow of Income. A quick recap of what we have done so far. हमने अभी तक जो है अपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. हमने हमारी बुक जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पार्ट है हमारा और दूसरी बुक हमारी है इंडियन इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने चैप्टर 1 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, वो किया. हमने अपना मनी का एक चैप्टर है जिसमें मनी क्या होता है, उसके क्या काम है हमारी इकोनॉमी में, वो सब पढ़ा. फिर हमने एक बैंकिंग का चैप्टर किया जिसमें हमने कमर्शियल बैंक्स के बारे में और सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा. फिर गवर्नमेंट बजट का चैप्टर किया जिसमें गवर्नमेंट के बजट के रिगार्डिंग सब चीज़ें हमने डिस्कस करी. ये 4 चैप्टर्स हमने मैक्रो से करे. फिर 2 चैप्टर्स हमने करे हैं इंडियन इकोनॉमी से, जिसमें हमने एक चैप्टर नंबर 1 किया फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के टाइम पे उसके इमिडिएटली बाद हमारी इकोनॉमी, हमारे देश के क्या हालात थे. और फिर एक चैप्टर हमने किया इंडियन एग्रीकल्चर, कि हमारा इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो कैसा है. ये 6 चैप्टर्स हमने कर लिए. आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ये चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का 3rd चैप्टर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ईजी है, ये भी एक बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और मुझे लगता है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो. सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट हमने पढ़ना है, इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. मैक्रो क्या होता है? मैक्रो जो है पूरी इकोनॉमी की पढ़ाई को हम बोलते हैं मैक्रो. अब हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो यहाँ पर उसने बताया है. तो हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसको हमने ना वेरियस सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स में, या सेक्टर्स को आप पार्ट्स भी बोल सकते हो, डिफरेंट पार्ट्स में हमने क्या किया है, डिवाइड करा हुआ है. स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी रेफर्स टू द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. The economy of any country is classified into different sectors to measure the national income. तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट हिस्सों में हमने डिवाइड किया है. अभी डिफरेंट हिस्से होते कौन से हैं, सीधा मैं उस पर आ रही हूँ. तो मेनली 5 पार्ट्स हैं, मेनली 5 पार्ट्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के. नंबर 1 इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर. नाम से ही क्लियर है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उन सबको हम किस सेक्टर का हिस्सा मानेंगे? प्रोड्यूसर सेक्टर का हिस्सा मानेंगे. दैट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच कैरीज आउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन सेक्टर. सो वो वाला हिस्सा इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन में लगा रहता है, जो गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन सेक्टर. प्रोडक्शन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन करने का मतलब क्या होता है? एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप मुझसे पूछो तो प्रोडक्शन क्या है? चीज़ों को बनाना. अब इसको थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में अगर डालना हो तो क्या बनेगा? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. किसी भी चीज़ को यूज़ के लायक बना देना. ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स किसी भी चीज़ को इस्तेमाल के लायक बना देना, उसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और वो होती है प्रोडक्शन से. किसी भी चीज़ को जब आप उसकी प्रोडक्शन करते हो उसको आप इस्तेमाल के लायक बना देते हो. जैसे कि मेरे पास बहुत सारी लकड़ियों के टुकड़े पड़े हैं. अब अगर मैं उनकी हेल्प से एक चेयर बना दूँ तो मैंने क्या किया? मैंने उन लकड़ियों को इस्तेमाल के लायक बना दिया. राइट. तो इस तरह से किसी भी चीज़ को इस्तेमाल के लायक बनाना इज़ द प्रोडक्शन. और प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट चीज़ों को ही नहीं, इनफैक्ट सर्विसेज को भी प्रोड्यूस करता है. सेकेंड सेक्टर इज़ हाउस होल्ड सेक्टर. दैट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई इट्स वांट्स. अब जो सेक्टर चीज़ों का कंजम्पशन करता है, चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, या फिर इसको कंजम्पशन सेक्टर भी बोला जा सकता है. अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है हर कोई चीज़ों की कंजम्पशन करता है. राइट. सो हर कोई जो है वो इस सेक्टर का हिस्सा बन जाता है. हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं, हम सब लोग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. सो वी आर अ पार्ट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर इज़ ऑल्सो द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप प्रोडक्शन के लिए करते हो उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है. बार बार हमने पढ़ा है कि 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. लैंड का इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन के लिए. लेबर का इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन के लिए.
कैपिटल, पैसे का इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन के लिए, एंड एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन का भी इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन के लिए। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसका ओनर कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। यूजुअली अगर हम जो है लैंड वगैरह हमें ख़रीदना होता है तो वो हम कहाँ से लेते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से लेते हैं। रेंट पे कोई भी चीज़ ली, बिकॉज वी आर ऑल द कंज्यूमर्स ना, इवन जो प्रोड्यूसर्स भी हैं वो भी सारे क्या हैं? कंज्यूमर्स ही हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। तो ये सारा जो लैंड मिलता है आपको, जो लेबर आती है वो भी कहाँ से आती है? ये कंज्यूमर सेक्टर में से कुछ लोग होते हैं जो अपनी लेबर प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर सेक्टर में से कुछ लोग होंगे जो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, यानी बिजनेसमैन बन जाएंगे। इसी सेक्टर में से कुछ लोग होंगे जो कि अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्शन के लिए। सो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो ओनर होता है, नॉर्मली मालिक होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। इस लाइन का सिंपल मतलब क्या है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनकी तरफ से ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो अवेलेबिलिटी है वो प्रोड्यूसर्स को होती है। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द कंट्री इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। फिर एक सरकार होती है हर देश में जो कि क्या करती है? विच इम्पोजेस टैक्सेस एंड प्रोवाइड्स सब्सिडीज़ एज वेल। जिनका मेन काम क्या होता है? लोगों के ऊपर टैक्स लगाना और उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? सरकार भी कई तरह की चीज़ों की जो है प्रोडक्शन वगैरह में इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से सरकार भी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखती है। देन नेक्स्ट इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Modern age is an age of internationalism. Every economy of the world has economic relations with other economies. अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? आपको पता है हर देश का दूसरे देश के साथ कोई ना कोई लिंक है। एवरी कंट्री इज़ इन्वॉल्व इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट करने का मतलब क्या है? बाहर के देश से अपने देश में सामान को मंगवाना। और एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? अपने देश से बाहर के देश में सामान को भेजना। सो हर कंट्री जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होती है। सो ये सारी एक्टिविटीज़ हम किसके साथ करते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब सिंपली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होगा? अपने देश को छोड़कर जो बाकी सारे दुनिया के देश हैं वो हमारे लिए क्या हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अपने देश को छोड़ के बाकी सब देश जो दुनिया के हैं जिनके साथ हम किसी ना किसी तरह का ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे हमारे लिए क्या हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाकी बची हुई दुनिया। पांचवा सेक्टर होता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर नॉर्मली जो बैंक्स वगैरह हैं या मनी से रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उसको हम यहाँ का हिस्सा मानते हैं। एंड दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच डील्स विद बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी। सो वो सेक्टर जो कि पैसे की लेन देन से रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। ये लोगों के पैसे अपने पास जमा करता है और लोगों को लोन्स भी देता है। तो कोई भी इकॉनमी जो है नॉर्मली 5 हिस्सों में बटी होती है। एक हिस्सा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी वो लोग जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको हम इसका हिस्सा मानते हैं। दूसरा होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर का हिस्सा होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जो देश की सरकार है वो इसमें आ जाती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, हमारे देश के अलावा जो बाकी बची हुई सारी दुनिया है उसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में या इसको फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हैं। और लास्ट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर जो कि पैसे के लेन देन से रिलेटेड है। अब ये जो पांचों टर्म्स हमने पढ़ी हैं, या तो इनमें से कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर, व्हाट इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। नॉर्मली यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स में। और वैसे ये जो आपको पढ़ाया गया ये इस चैप्टर की बेस आपको क्लियर करने के लिए है, बिकॉज इस चैप्टर में आगे हमने पढ़ना क्या है कि इन पांचों सेक्टर का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो इस वजह से इन पांचों सेक्टर का आपको मीनिंग बताया गया है ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो, सो दैट आगे चल के आप इनका जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से पढ़ पाओ। अदरवाइज़ इसके टोटलिटी में आने के चांसेस कम होते हैं, बट आ भी सकता है। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में बन सकता है कि व्हाट आर द वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो आप इसको ईजिली फिर आंसर कर सकते हो।